हेलो नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में, यानी रक्त के बारे में। रक्त क्या है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त जमा कहाँ रहता है, मतलब स्टोर कहाँ रहता है, रक्त परिसंचरण क्या है, यानी ब्लड सर्कुलेशन क्या है, रक्त के कार्य क्या हैं, वर्क ऑफ ब्लड क्या है, उसके बाद रक्त किन किन तत्वों का मिश्रण है, अर्थात जो ब्लड है किस किस से मिलकर बना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रक्त का थक्का जमना, यानी जो उसके बाद है रक्तचाप, यानी ब्लड प्रेशर क्या है। 9 क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह क्या है, इसको कितने समूहों में विभाजित किया गया है, और लास्ट है आपका शरीर में रक्त का मार्ग क्या है। तो ये आपके लिए सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चंस के अलावा आपके मन में कोई और क्वेश्चंस हों तो हमें प्लीज कमेंट कीजिए, हम उनका आंसर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। रक्त क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब बात करेंगे प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड का मतलब होता है गाढ़ापन, अर्थात हम कह सकते हैं कि रक्त एक लाल रंग का गाढ़ा प्राकृतिक द्रव है, यानी प्राकृतिक कोलाइड है रक्त। अतः हम कह सकते हैं कि रक्त जो है वो मानव के शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोलाइड है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। सॉरी, ऑलरेडी लिख दिया है, कोई नहीं, आप समझ सकते हैं। यहां इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद जब 7.4 होता है, इसका मतलब यह है किस प्रकृति का होगा? अम्लीय, उदासीन या क्षारीय। तो आप जान सकते हैं 7 से जिसका पीएच मान ज्यादा होता है वह है क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हम कह सकते हैं कि रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। बिल्कुल सही। उसके बाद यह पुरुष में कितना पाया जाता? आपसे जनरली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में रक्त कितना पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में दिया होता है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। तो आप उसमें 5 से 6 लीटर में टिक लगा देते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता है। परंतु यदि आपसे कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि पुरुष कैंडिडेट में कितना ब्लड होता है, कितना लीटर ब्लड होता है, तो आप बता सकते हैं कि स्वस्थ मनुष्य यानी पुरुष कैंडिडेट में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है। परंतु स्वस्थ महिलाओं की बात की जाए तो इनके अंदर ब्लड 5 लीटर होता है। एक बच्चे से मजाकिया ढंग में आंसर मिला तो बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई, लेकिन नहीं, गर्ल्स इसको हार्ट पे न लें, ध्यान दें। उससे प्रश्न पूछा गया कि बताइए कि पुरुषों से महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम क्यों होता है। तो बच्चे ने बड़ा ही मजाकिया ढंग से आंसर दिया, क्योंकि सर ये पुरुषों का खून चूसेगी ना तो फिर उसके लिए स्पेस पहले से ही रख लेता है, इसीलिए गॉड ने इनको आधा लीटर कम दिया है, क्योंकि ये अपना बैलेंस पुरुष से कर लेंगे। लेकिन नहीं, इसको गर्ल्स हार्ट पे न लें, कोई बात नहीं। तो ये वाले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। रक्त क्या है, बिल्कुल क्लियर हुआ गया कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यानी ब्लड बनता कहाँ है। हम बात करें तो रक्त निर्माण को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला वह जब मनुष्य अर्थात बालक पैदा नहीं हुआ होता है, माँ के गर्भ में होता है। जब माँ के गर्भ में होता है तो उस कंडीशन में जो रक्त होता है वो भ्रूण में, उसका निर्माण लीवर में होता है। उसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, यानी यकृत में होता है। और हम बात करें कि जब पैदा होने के बाद जब
भ्रूण से किसी शिशु का जन्म हो जाता है, उसके बाद जो उसके अंदर ब्लड बनता है वो अस्थि मज्जा में बनता है, जिसे हम इंग्लिश में वॉन नैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, इसे इंग्लिश में वॉन नैरो कहते हैं। यह बनता है आपके मनुष्य में, जिसमें आपके सभी जैसे फीमेल और मेल आ जाते हैं। परंतु अब भ्रूण की बात की जाए तो भ्रूण का जो होता है वो ब्लड बढ़ने की जो जगह होती है भ्रूण की, वो होता है लिवर। क्या होता है? लिवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। तो ये इस प्रश्न का आंसर आपको मिल चुका है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो जो पैदा होने के बाद अर्थात शिशु में या एडल्ट्स में जो ब्लड बनता है वो बनता है वॉन नैरो में, यानी अस्थि मज्जा में। और जो बच्चों में बनता है वो आपका बनता है लीवर में। अब खून स्टोर कहाँ होता है, इस प्रश्न का जवाब समझते हैं। खून स्टोर कहाँ होता है? ठीक है, जमा कहाँ होता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि हार्ट में जमा होता है, नहीं। आप सोच रहे होंगे कि लिवर में जमा होता है, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब है प्लीहा। प्लीहा मतलब आपने सुना होगा स्प्लीन। स्प्लीन में ब्लड जमा रहता है। ये स्प्लीन क्या होता है, जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं। प्लीहा कहते हैं, यानी स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं और इसे हम अपनी देहाती भाषा में तिल्ली के नाम से जानते हैं। तिल्ली ये आपकी बैक साइड में होती है, यहीं पेट के पीछे। तो स्प्लीन यानी प्लीहा, इसे हम तिल्ली कहते हैं। इसी में रक्त जमा रहता है। रक्त किस में जमा रहता है? प्लीहा में, यानी प्लीहा में रक्त स्टोर रहता है। और इसी प्लीहा के बारे में कहा जाता है कि यह इसका भंडार होता है। यहाँ क्या होता है? ये ब्लड का भंडार रखता है। ये ब्लड का भंडार है, अर्थात स्टोरेज है। और यही ब्लड का यानी कब्र भी है। आरबीसी का कब्र इसको कहते हैं। आरबीसी का कब्र, आरबीसी का कब्र यानी ग्रेव यार्ड कहते हैं। ग्रेव यार्ड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना, ये प्लीहा जो होता है इसी में रक्त इकट्ठा होता है और इसी में रक्त अर्थात आरबीसी इसी में आके मर जाता है। इसीलिए आप समझ में आया, रहता तो इसी में है, मरने के बाद भी रहेगा तो यही, यानी स्टोर तो यही भी रहेगा। ठीक है, स्टोर रहेगा तिल्ली में। तो क्लियर हुआ कि नहीं जो हमारा? इसीलिए इसी प्लीहा को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि रक्त भंडार किसे कहते हैं, तो वो है प्लीहा। या ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा। आपसे बोला जाए कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो वो भी है प्लीहा। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बड़ा इंटरेस्टेड लग रहा होगा। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रक्त परिसंचरण क्या है, यानी ब्लड सर्कुलेशन क्या है। तो इस बात का जवाब विलियम हार्वे ने दिया है। विलियम हार्वे, इन्होंने बताया, विलियम हार्वे ने बताया कि इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी और इन्होंने बताया कि ब्लड जो सर्कुलेशन है ये एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सतत प्रक्रिया है। यह बात किसने बताई? विलियम हार्वे ने बताई कि ब्लड का परिसंचरण एक कंटिन्यू व्यवस्था है जिसमें ब्लड हर वक्त सर्कुलेट होता रहता है। यह बात विलियम हार्वे ने बताई थी। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका होगा। रक्त परिसंचरण क्या है, यानी रक्त का सर्कुलेटरी मतलब घूमना,
सर्कुलस, घूमना। ठीक है, तो रक्त का घूमना यानी रक्त परिसंचरण कहलाता है। ये किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। तो इसका प्रश्न यही आता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, अर्थात इसके बारे में किसने बताया? तो वो है विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त के कार्य क्या हैं, यानी रक्त क्या कार्य करता है। आप जानते हैं कि रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे रक्त क्या करता है, यानी पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। यानी पोषक पदार्थ क्या होते हैं? जो भी हम खाते पीते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। वो कौन है? हमारा ब्लड है। यानी रक्त पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पहला क्लियर हुआ कि नहीं? रक्त पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कह सकते हैं कि रक्त के द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इन सभी गैसों का भी परिवहन होता है। यानी CO2 और O2 आदि गैसों का हमारी बॉडी में जो परिवहन करता है वो ब्लड ही तो करता है। आपने लंग्स के बारे में जब पढ़ा था तब सीखा होगा कि जो ब्लड होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाता है, यानी एल्यूएली में भरी हुई ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है। और पुनः लौटते में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके वापस पुनः हमारा उसमें लंग्स में छोड़ देता है। तो ये कार्य किसका हुआ? इसी का हुआ, ब्लड का। क्लियर हुआ कि नहीं? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, मतलब जो हमने खाया पिया है उसको ब्लड के माध्यम से ही सारी बॉडी में पहुंचाया जाता है, उसके रस को, सॉरी। ठीक है, बाकी का वेस्ट आपका निकल जाता है बड़ी आंत के माध्यम से, और जो उसका रस होता है वो आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। ये भी काम किसका है? रक्त का ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड, इसको मान लेते हैं। तीसरा काम देख लो, ताप नियंत्रित करता है। ताप नियंत्रित करता है, कौन है वो? वो भी है ब्लड। ब्लड ताप का नियंत्रण भी करता है। ताप का नियंत्रण मतलब बॉडी में यदि ब्लड रहेगा तो कहीं ना कहीं वो उसको नियंत्रण में रखता है बॉडी को। और जिनकी बॉडी में ब्लड कम हो या ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में वो ताप पर नियंत्रण नहीं रख सकता। आपकी बॉडी में ब्लड कम होने से आपको पता है इतने सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसी में आपने सुना होगा एनीमिया इत्यादि रोग हो जाते हैं ब्लड में, ब्लड की कमी से। और ठीक है ना, तो ब्लड में ही आपका हीमोग्लोबिन और लोहा इत्यादि आपने सुना, अभी आगे पढ़ेंगे इसमें ही। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि नहीं? रक्त के कार्य क्या होते हैं? यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, यह CO2, O2 आदि गैसों का भी परिवहन करता है। उसके बाद ताप का नियंत्रण करने वाला भी कौन है? वो रक्त ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त किन किन तत्वों का मिश्रण है? रक्त जो है वो किन किन तत्वों का मिश्रण है, अर्थात किन किन से मिलकर के बना है रक्त, ये समझेंगे। तो रक्त जो होता है हमारा, यह दो चीजों से मिलकर बना होता है। रक्त में पहला है जो, वो है आपका प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड में 60% पाया जाता है। मतलब ये प्लाज्मा जो है ब्लड का 60% होता है। जो ब्लड होता है उसमें जो प्लाज्मा होता है वो आपका 60% होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्पोल्स की, यानी रुधिराणु की, तो ये आपके 40% होते हैं। तो रक्त में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रक्त का कौन सा भाग अधिक मात्रा में होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा होता है रक्त में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा के दो पार्ट्स हैं, यानी प्लाज्मा किन किन से मिलकर बना होता है, तो वो आपका है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। यानी फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का मिश्रित रूप प्लाज्मा कहलाता है।
प्लाज्मा ये ब्लड का 60% होता है। नेक्स्ट आपकी बात की जाए कार्पोल्स की यानी रुधिराणु की, तो रुधिराणु जो होते हैं वो आपके 3 भागों में विभाजित होते हैं। यानी जो कार्पोल्स होते हैं वो आपके 3 भागों में होते हैं। पहला भाग है जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पोल्स। यानी रेड ब्लड कार्पोल्स क्या होते हैं, यानी आपको पता है लाल रक्त कणिकाएं इनको कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसी को हम अब इसको देखेंगे WBC को, तो ये होता है वाइट ब्लड कार्पोल्स, इसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। उसके बाद आपका आता है प्लेटलेट्स, इसे हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, बिम्बाणु, हिंदी में इसको बिम्बाणु कहेंगे। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। लेकिन ये तो रहा आपका हिंदी नाम, हम बात करेंगे इसके वैज्ञानिक नाम की। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी जो होता है वो कितना मात्रा में पाया जाता है, एक बार इसको मिटा देते हैं, सॉरी दोबारा से देख लेंगे फिर। आरबीसी जो है आपका वो कितनी मात्रा में होता है, तो ब्लड में आरबीसी 50 लाख कम से कम होता है। यानी रेड ब्लड कार्पोल्स आरबीसी ब्लड में 50 लाख होती हैं कम से कम। आकृति पता है आपको, आरबीसी गोलाकार होता है। चलिए उसके बाद ये जो 50 लाख है इसको हम 5 मिलियन भी कह सकते हैं, 5 मिलियन। आरबीसी का जीवन काल की बात की जाए तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज, मतलब 120 दिन। यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। इनकी संख्या 5 मिलियन होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका WBC। WBC जो होता है वो आपका ब्लड में 10,000 होता है, यानी 10,000 होता है। कितना होता है, कम से कम 10,000, मिनिमम बता रहा हूं 10,000 होता है WBC की मात्रा ब्लड में। इससे कम या ज्यादा होने पर ब्लड कैंसर हो जाता है। यानी इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तब भी ब्लड कैंसर बनने के लक्षण होते हैं, और ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी ये कैंसर का रूप ले लेता है। इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, इसका जो जीवन काल होता है वो ओनली 7 डेज होता है। कितने दिन होता है, 7 दिन। यानी WBC का 7 दिन, आरबीसी का 120 दिन। अब बात करेंगे बिम्बाणु का, यानी बिम्बाणु मतलब प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है, सॉरी पहले तो इसकी मात्रा देख लीजिए, कितनी मात्रा में होते हैं प्लेटलेट्स, तो वो होते हैं आपके 2 लाख। मिनिमम कितना होता है, 2 लाख होते हैं। और इसका जो जीवन काल है वो है 4 डेज, मतलब 4 दिन। इनका जो जीवन काल है वो 4 दिन का होता है। किसका, प्लेटलेट्स का। तो एक बार हम इसको फिर दोहरा लेते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, इसकी मात्रा कितनी होती है, 50 लाख। इसका जीवन काल कितना होता है, वो आपका होता है 120 दिन का। उसके बाद हम बात करेंगे WBC की। तो WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट WBC को कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट। WBC 10,000 होते हैं और इसका जीवन काल ओनली 7 डेज होता है। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स, इसे हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट। इसका जीवन काल मात्र 4 दिन का होता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यह 120 दिन में मर जाएगा आरबीसी, यह 7 दिन में मर जाएगा, वह 4 दिन में मर जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर ब्लड का क्या होगा। तो ध्यान दें, ब्लड का वही होगा जब इनका ये 7 डेज बाद ये मरेगा, तब तक दूसरा हमारा क्या, अस्थि मज्जा से पुनः प्लेटलेट्स, WBC, RBC इन सब का निर्माण होता रहता है।
तो ये नहीं सोचिएगा कि ये खत्म हो जाएगा, नहीं, ये खत्म होगा, परंतु उससे पहले वो भी बन भी तो रहा है। तो ध्यान रखना कि ये खत्म होने से पहले वो उतना ही बन के तैयार हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये समझ में अच्छे से आया होगा। फिर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा रक्त होता है ये है किन किन तत्वों का मिश्रण है, तो प्लाज्मा और कार्पोल्स का, मतलब रुधिराणु और प्लाज्मा का मिश्रण होता है, अर्थात इनसे मिलकर बना होता है। इसमें 60% प्लाज्मा होता है, अच्छा, और रुधिराणु और कार्पोल्स जो होते हैं आपके 40% होते हैं। इसमें फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर बना होता है प्लाज्मा। रुधिराणु के आपके 3 WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है। RBC आपके 50 लाख होते हैं जिनका जीवन काल 120 डेज होता है। WBC जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं 10,000 होते हैं और इनका जीवन काल 7 डेज होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 2 लाख होते हैं मिनिमम, और उसके बाद 4 डेज इसका जीवन काल रहता है। आजकल जो बीमारी चल रही है डेंगू वाली बीमारी, तो इस डेंगू की बीमारी में कभी कभी लोगों के प्लेटलेट्स 40,000, 30,000, 20,000 तक आ जाते हैं। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको बढ़ाने के लिए बकरी का दूध और फ्रूट जितना खा सकते हैं, फ्रूट जितना खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट हो आप मौसम के हिसाब से खा सकते हैं। तो ध्यान रखना, फ्रूट, बकरी का दूध, ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं जिनमें आपका गिलोय है, गिलोय, और उसके अलावा उनका एक और प्रोडक्ट है जिसे हम कीवी का जूस कहते हैं, तो कीवी का जूस भी उनके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, एलोवेरा है, ये भी आपका प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान दें, ये वाली बात आपको सबको क्लियर हुई होगी, आशा करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट, अब है बात इस बात की कि जो हमारा ब्लड चेकअप होता है, उस ब्लड चेकअप में किस चीज़ को चेकअप किया जाता है। यानी WBC होता है, RBC होता है, या प्लेटलेट्स होता है, या प्लाज्मा होता है। तो ध्यान रखना, जब हमारा चेकअप होता है तो WBC क्या करता है, ये हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और RBC हमारी बॉडी को ब्लड होता है उसको रेड करने में, यानी रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है जी, रेड ब्लड सेल्स। और उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में आप जानते ही हैं। तो ये इस वाले क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा, आशा करता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं, अब हम इसको रफ कर देते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त का थक्का जमना, यानी ब्लड का थक्का जमना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। यानी ब्लड का यदि थक्का नहीं जमेगा तो आप जहां से कट जाएगा ना, वहां से आपका ब्लड नहीं रुकेगा, और जब ब्लड नहीं रुकेगा तो आपकी पूरी बॉडी का ब्लड निकल जाएगा। तब ओह माय गॉड, अब क्या होगा, इस कंडीशन में आप आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसलिए ब्लड का थक्का जमना बहुत जरूरी है। ब्लड का थक्का जमने के लिए आपको पता है कि आपको एक प्रश्न, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण, कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो वह हम टिक लगा देते हैं विटामिन के बारे में। तो ध्यान रखना, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करेंगे कि रक्त का थक्का कितनी मिनट में जम जाता है, तो वो है 4 मिनट मिनिमम। 4 मिनट। जब कभी भी आप देखते होंगे कोई कहीं कट जाता है तो उसको वहीं एकदम से पकड़ लेता है, ठीक से पकड़ लेगा, दाब लेगा, और उसको तब तक नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक कम से कम 4 मिनट ना हो जाए। उससे पहले आप छोड़ भी देते हैं तो वही फिर कंडीशन हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि कोई कट जाएगा ना, तो फिर वो है कम से कम 4 मिनट उसको दबाए रखना, और उसके बाद आप देखेंगे तो वहाँ रक्त का थक्का जम चुका होगा, अर्थात ब्लड निकलना बंद हो चुका होगा। थक्का जम जाएगा तो कटे हुए भाग पर तो फिर वो ब्लड वहाँ से नहीं निकलेगा। रक्त का थक्का जमना क्लियर हो गया कि नहीं। इसी प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी रक्त के थक्का जमने के इस प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। तो बात समझ में आ गई कि रक्त का थक्का जमना ये विटामिन के की वजह से होता है, और विटामिन के की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है, जिसके लिए आपको बहुत सारे उपचार करने पड़ते हैं। ओके, ठीक है, फ्रूट वगैरह
और आपका कीवी वगैरह इसी में हेल्प करता है। जब कभी लोगों को बुखार आता है ना तो ब्लड पतला हो जाता है, और ब्लड जब जब पतला होगा तो वो कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स को डाउन करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है रक्तचाप क्या है, यानी ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर के बारे में आपने सुना होगा कि बीपी डाउन, बीपी हाई। यानी बीपी डाउन क्या होता है, बीपी हाई क्या होता है। तो बात इस बात की है कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को हम जब चेक करते हैं तो उसमें आपका एक मेजरमेंट रहता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 80 से 120 के बीच में जिन जिन का ब्लड प्रेशर रहता है ना, तो वह बिल्कुल सही होता है। तो इस प्रश्न का जवाब तो हमें मिल जाता है, 80 से 120 होता है। परंतु क्या 80 क्या 120 होता है। तो ध्यान रखना कि रक्त का जो ब्लड को जो प्रेशर को नापने के जो यंत्र होता है उसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से जब हमारा ब्लड का चेकअप ब्लड प्रेशर जब नापा जाता है तो उसमें जो हमारा पारा भरा होता है उस मशीन में, आपने देखा होगा कि इस टाइप से कुछ होता है, तो इस टाइप से होता है। तो उसमें यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं ऐसे करके, और इसमें होता है पारा। तो जब डॉक्टर साहब इसको यूज़ करते हैं इस वाले, वो इसको दबा दबा के और आपकी नब्ज पकड़ लेंगे, और उससे पारा यदि 110 चल रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर 110 है। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि रक्त की जो स्पीड होती है ना, दौड़ने की स्पीड, वो 120 होनी चाहिए, और वापस लौटने की जो स्पीड होती है यानी हार्ट में पुनः वापस आता है तो उस वाली स्पीड कम से कम 80 होनी चाहिए। 80 पारा 80 चल रहा है बैक लौटने वाला, और 120 चल रहा है रक्त के जाने वाला, तो यह रक्तचाप बिल्कुल सही होता है। तो ध्यान रखना, रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर क्या होता है आप बता सकते हैं कि ब्लड का प्रेशर, ब्लड का दबाव, उसी को हम रक्तचाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त समूह क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। रक्त ब्लड ग्रुप, इसकी खोज लैंडस्टीनर और वेनर ने की थी, यानी दो वैज्ञानिक जिनका नाम है लैंडस्टीनर। इसको क्वेश्चन को आप पहले जब लिखा था तब उसमें से छाप लेना। इसमें है पहला वैज्ञानिक है जिनका नाम है लैंडस्टीनर, और दूसरे हैं वेनर। क्या नाम है इनका, वेनर। इन दोनों ने इस रक्त समूह की खोज की थी, और इसमें इन्होंने ये खोजा, इसको रफ कर देंगे। इन्होंने खोजा कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, यानी ब्लड को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर, सूक्ष्मदर्शी से हम जब ब्लड को देखते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा, इस टाइप का। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ब्लड की जो कणिकाएं होती हैं कुछ ऐसी दिखती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह है ए टाइप का, दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, ये ए दिख रहा है ना। इसी को हमने जब सूक्ष्मदर्शी से देखा, उसको माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखता है, तो उस वाले ब्लड को हम ब्लड ए ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहेंगे, ए, क्योंकि इसमें देख रहा है ना ए आकार का आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई दे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, इसमें इस टाइप से दिखता है, इसे हम ब्लड ग्रुप बी कहेंगे। और जब सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई दे, ऐसा सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई दे जिसके साथ ए टाइप की आकृति भी हो और ये बिंदु टाइप का भी हो, तो इसे हम ब्लड ग्रुप ए भी कहते हैं। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जब कुछ ऐसा दिखाई दे, ओनली ऐसा दिखाई दे, तो उसे हम ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। तो आपने समझ लिए होंगे कि रक्त समूह क्या है, इसको कितने समूहों में बांटा गया है। तो इसके 4 समूह होते हैं।
पहला समूह आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ए, दूसरा समूह बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात इसके कितने समूह हैं। तो आप बता सकते हैं ब्लड के 4 समूह हैं। पहला समूह ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। इन्हीं के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है। तो आप कह सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप जिसका भी है वो सर्वदाता होता है, यानी किसी को भी दे सकता है वो अपना ब्लड, उसके चेकअप की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि किसको दे रहा है। तो ब्लड जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप में देना होता है, परंतु यह वो ऐसा ग्रुप है जो किसी पे भी चढ़ाया जा सकता है, वो सर्वदाता है यानी सबको दे सकता है। इसी प्रकार से सर्वग्राही मतलब सबका ले सकता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो वो आपका ब्लड ग्रुप है ए बी। तो क्लियर हुआ कि नहीं? ब्लड के 4 ग्रुप हैं, ए बी और ओ। इसको किसने खोजा था? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज की थी। किसकी? ब्लड ग्रुप की। कैसे की होगी? सूक्ष्मदर्शी से, क्योंकि ये आंखों से, नग्न आंखों से देखना असंभव है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का मार्ग क्या है? ये वाले क्वेश्चन को ये हम अंतिम क्वेश्चन के रूप में यहाँ सीखेंगे। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद आप देखेंगे। चलिए, तो ये अंतिम प्रश्न था हमारा कि शरीर में रक्त का मार्ग क्या है, यानी रक्त शरीर में कहां कहां से होकर कहां के लिए गुजरता है। तो इस प्रश्न के लिए हम देख लेते हैं, और इसको समझने के बाद मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए और आप अच्छे से समझेंगे इसको। देखेंगे, ध्यान दें। पहले तो ये हार्ट जो हमने बनाया है, ये आपका ये मत समझना कि वो वाला हार्ट है। कौन सा वाला? जो वास्तविक होता है। ये प्यार मोहब्बत वाला हार्ट है, जिसको आप ज़्यादातर कभी किसी पर छापते रहते हैं। तो बस इसी के माध्यम से समझ लीजिए कि जो हार्ट होता है उसमें हमने आपको हार्ट के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें बताया है कि हार्ट में जो महाशिरा होती है, जिसे हम वेना कावा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वेना कावा कहते हैं। तो वेना कावा से जब हमारा ब्लड इम्प्योर ब्लड एंट्री करता है, तब आपको पता है लंग्स में जाएगा, और लंग्स में से पुनः वापस आएगा ब्लड, और पुनः लंग्स में घूम के प्योर होने के बाद में वह महाधमनी से बाहर चला जाता है। ये आपने प्रोसेस जो है हार्ट में सीखी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हम शुद्ध रक्त से शुरुआत करते हैं, फिर अशुद्ध पर वापस लौट के आते हैं। तो ये हमारा साइकिल इस टाइप से कुछ चलेगा, आप देख पा रहे होंगे। ये साइकिल ऐसे चलेगा जी। तो देखेंगे, सबसे पहले हम एरोटा, महाधमनी मतलब सबसे मोटी नस होती है ये हमारी। ये महाधमनी होती है, सबसे मोटी होती है, जिसमें ब्लड बहता है। इसमें शुद्ध ब्लड बहता है, ध्यान रखना कि इसमें शुद्ध ब्लड बहता है महाधमनी में। तो महाधमनी एरोटा से ब्लड चलेगा, फिर धमनियों में जाएगा। किस में जाएगा? धमनियों में। महाधमनी सबसे मोटी होती है ये नस, उसके बाद धमनियों में जाएगा, धमनी से फिर छोटी धमनी में जाएगा, छोटी धमनी से केशिका में जाएगा। ये केशिका क्या होता है? कोशिका नहीं, केशिका। ये केशिका वह होती है, कभी आपने देखा है कि कोई कभी कहीं दीवार से रगड़ जाए तो खुरचन सा हो जाता है, तो वहीं एकदम से ब्लड छल चला जाता है। तो समझ लेना कि वही जो ब्लड छल चला जाता है, ब्लड निकलता नहीं है, एकदम छल चला जाता था, तो उस समय में समझ लेना कि आपकी वही कैपिलरी होती है, यानी केशिका होती है। तो ध्यान देना, यानी प्योर ब्लड एरोटा से चलकर धमनी में जाता है, धमनी से छोटी धमनी में जाएगा, छोटी धमनी से केशिका में जाएगा। अब केशिका के बाद अब यहाँ तक हमारा प्योर ब्लड चल रहा था, अब चलेगा छोटी सिरा में। ये प्योर ब्लड यहाँ तक खत्म हो जाता है, अब इसके बाद चलेगा छोटी सिरा में। छोटी सिरा, उसके बाद सिरा में जाएगा, और सिरा से महासिरा में जाएगा, महासिरा से वापस यानी ब्लड के लेफ्ट एट्रियम में, इसमें
एंट्री कर जाता है और पुनः वेंट्रिकल में जाके इस वाल्व के माध्यम से लंग्स में चला जाता है और पुनः लंग्स में से निकल के फिर वह हमारा इस एट्रियम में आएगा, यहाँ से यहाँ जाने के बाद महाधमनी के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो ये हमारा है ब्लड का साइकिल, यानी रक्त किन किन मार्ग से होकर गुजरता है। एक बार पुनः इस वीडियो को देख लेना, इस वाले टॉपिक को समझ नहीं पा रहे होंगे तो आप एक बार फिर से इसको देख लेना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। नाउ वी शैल डिस्कस नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।